चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मीन राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2024 के इस मासिक राशिफल के सत्र में। यहाँ पर यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है तथा यहाँ पर जो भी विषय आपके समक्ष उपस्थापित किए जाएंगे वह सर्वथा शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर होंगे। किसी भी प्रकार से कुछ भी यहाँ पर जोड़ अथवा स्वयं से जोड़ अथवा घटा करके नहीं रखा गया है। जो भी है शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर यथावत यहाँ पर फलादेश आपके लिए उपस्थापित किया गया है। तो आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। एक विषय यहाँ पर आपके लिए और ध्यातव्य है, वह यह कि यह जो राशिफल है यह आपके लिए और ज्यादा प्रभावी तभी होगा जब जिस भी ग्रह से संबंधित यहाँ पर फलादेश बतलाया जा रहा है, यदि उस ग्रह की महादशा अथवा अंतर्दशा आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली में चल रही हो, अथवा अष्टक वर्ग में 4 अथवा उससे अधिक बिंदु वहां पर उस ग्रह के प्राप्त हो रहे हों, अथवा वह जो ग्रह है वह आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो। यदि इस प्रकार से स्थिति यहाँ पर आपको आपके कुंडली में देखने के लिए प्राप्त होती है, तो निश्चित तौर पर जो भी यहाँ पर फलादेश बतलाया जा रहा है उसका प्रभाव आपको देखने के लिए जीवन में प्राप्त होगा। क्योंकि एक ही राशि के यहाँ पर करोड़ों अरबों लोग संसार में प्राप्त होते हैं, तो सभी के लिए समान रूप से यह फलादेश नहीं लागू होता है। उपरोक्त स्थिति के होने पर भी यहाँ पर आपके लिए विशेषतया इसके प्रभाव देखने के लिए नजर आएंगे। तो आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे तो एक कुंडली बनी हुई है। यहाँ पर इसमें भी एक वृत्त है जो कि लग्न भाव का द्योतक है। लग्न में राहु की स्थिति है यहाँ पर आपके लिए। देहस्य सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थितिस्त्रेयो वपुः सुखम इत्यादि विषयों से यह बतलाया जाता है कि आपके देह का सौष्ठव हो गया, आपकी शारीरिक आरोग्यता हो गई, समाज में आपका यश हो गया, मान सम्मान हो गया, जय पराजय आदि सभी चीज जो है वह आपके लग्न भाव से विचारणीय है। अब यहाँ पर जो आपके लग्न में राहु बैठे हैं, यह उतना ज्यादा सुखद परिणाम नहीं देते हैं। जब से आपके लग्न में राहु है, यदि आपकी जन्म कुंडली में भी राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो निश्चित अथवा राहु की महादशा अथवा अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है, तो निश्चित तौर पर एक तो व्यक्ति सोचता अत्यधिक ज्यादा है और दूसरा यह कि अत्यधिक चिंता से कुछ न कुछ मन में चलता ही रहता है। इसलिए व्यर्थ का चिंतन यहाँ पर आपके लिए नजर आता है और यह जो है आपके शारीरिक आरोग्यता में भी कहीं न कहीं हानि पहुँचाता है। इसलिए आपको व्यर्थ का चिंतन नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित राहु से संबंधित उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव की पूजा आराधना तथा अंत में जो उपाय बतलाए गए हैं वह करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति राहु का लग्न में होने से व्यक्ति जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। कोई भी छोटी मतलब शरीर की इम्यूनिटी पावर जो है वह किंचित घट जाती है। यदि आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत है, तब हो सकता है उतना ज्यादा विशेष प्रभाव यहाँ पर आपके लिए यह राहु न दिखाए। किंतु यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो है जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और कुछ न कुछ जो है शारीरिक रूप से अरोगता जो है बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर राहु के उपाय जरूरी है। दूसरी बात, आपके जो लग्नेश हैं वह बृहस्पति हैं तथा बृहस्पति लग्न से तीसरे भाव में जाकर के बैठे हैं। वस्तुतः देखा जाए तो लग्न से गोचर में लगने से तृतीय भावस्थ बृहस्पति सुखद परिणाम नहीं देते हैं, किंतु यहाँ पर विपरीत भेदात शुभ ऐसा करके जो है एक सूत्र आता है, जिसका मतलब यह होता है कि यदि यह ग्रह विपरीत वेद से जो है वेदित हो जाते हैं, विद्ध हो जाते हैं, तो यहाँ पर वह शुभ परिणाम देते हैं। तो किसी भी प्रकार की अशुभता क्यों ना हो, यहाँ पर यह आपके लिए शुभद ही परिणाम आपके शरीर एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देने वाला रहेगा बृहस्पति। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इस विषय वस्तु को हाईलाइट भी कर रखा है, विपरीत वेदात शुभ, अर्थात यह जो बृहस्पति है विपरीत वेद से आपके लिए शुभ परिणामों को दे रहा है इस गोचर अवधि में। अतः यहाँ पर यदि आप किसी भी प्रकार से कुछ सर्दी जुकाम वगैरह या कुछ भी कुछ छोटी मोटी बीमारी से यदि ग्रसित भी होते हैं, तो कोई विशेष चिंता की यहाँ पर बात नहीं है, क्योंकि यह जो बृहस्पति है वह आपका लग्नेश है तथा वह जो है आपके लिए शुभद है। आगे बढ़ते हैं आपके शिक्षा एवं संतान से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए। यहाँ पर आपके पंचम भाव से स्थिति का विचार किया जाता है। यदि आप देखेंगे तो पंचम में आपके
मंगल बैठे हैं अपनी नीच राशि में। अब ये नीच राशि का पंचम भाव का मंगल निश्चित तौर पर व्यक्ति को जो है पिछले महीना यदि विपरीत, चूँकि शुक्र भी वहाँ पर आपके लाभ भाव में नहीं थे, अतः पिछले महीने तो यहाँ पर जो अभी यह मंगल आपके पंचम भाव में वस्तुतः यदि विपरीत वेद से विद्ध ना होते तो अशुभ परिणाम देते। किंतु यहाँ पर पुनः यह जो मंगल है यह विपरीत वेधात शुभः इस नियम से यहाँ पर आपके लिए शुभ परिणामों को दे रहे हैं। नहीं तो जो है यहाँ पर आपको मानसिक आरोग्यता, और चूँकि मंगल पराक्रम है, सत्व है, तो जो लोग भी किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वग़ैरह में हैं, वहाँ पर आपके लिए अच्छी स्थिति, अच्छे परिणामों की प्राप्ति आदि से संबंधित विषयों पर जो है अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। पुनः संतान पक्ष से आपको कुछ बेहतर जो है समाचार प्राप्त हो सकता है। पुनः यदि देखा जाए तो चूँकि लग्न में राहु है, पंचम में मंगल है, भले ही यह मंगल आपके लिए विपरीत वेद से शुभ है, तथापि यह मंगल नीच राशि का है, अतः कुछ न कुछ व्यर्थ की चिंताएँ यहाँ पर आपको ज़रूर घेर सकती हैं। अतः आपको मंगल से संबंधित उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि व्यक्तिगत जन्म कुंडली में मंगल मजबूत है तब तो ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं समझ में आएगा, किंतु यदि जन्म कुंडली में भी मंगल अ, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो कुछ न कुछ थोड़ी बहुत मानसिक रूप से भी व्यर्थ का चिंतन आदि समस्याएँ देखने के लिए प्राप्त हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं आपके दाम्पत्य एवं प्रेम संबंध से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए। तो इसका जो विचार है, यह आपके सप्तम भाव से किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु एक विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है। अतः यह जो केतु का सप्तम भावस्थ फल है, वह उतना सुखद नहीं है। पुनः यदि आप देखेंगे तो आपके जो सप्तमेश है, वह बुध है, तथा बुध जो है भाग्य भाव में जाकर के बैठे हैं। गोचरवशात भाग्य भावस्थ बुध का भी जो परिणाम है, वह उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अतः आप लोग यदि किसी भी प्रकार से व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं, तो सोच समझ कर के निवेश करें। पुनः दाम्पत्य जीवन में भी आपको इस गोचर अवधि में अत्यधिक सोच समझ करके ही यदि किसी भी प्रकार से कुछ निर्णय लेते हैं, उतना कुछ विशेष यहाँ पर सुखद तो नहीं है। हाँ, एक विषय ज़रूर है कि कुछ धार्मिक यात्राएँ यहाँ पर आपके लिए निकल कर के, कुछ लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएँ दंपति के साथ, जो भी आपके सहपति हैं, उनके साथ जो है धार्मिक यात्राएँ, कुछ दूर की यात्राएँ और सुखद यात्राएँ नज़र आती हैं। किंतु यहाँ पर आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप वाणी में संयम रखें, क्योंकि बुध एवं केतु दोनों ही जो है मतलब बुध वाणी का कारक है और केतु सप्तम भाव में है। तो कहीं चीज़ें बिगड़े ना, इसलिए बुध से संबंधित तथा केतु से संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। बुध के उपाय के तौर पर आपको चाहिए कि सवत्स गोदान जो कि अंत में लिखा हुआ है, एक तो वो कर सकते हैं, एवं संकट नाशन गणेश स्तोत्र एवं गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। भगवान गणेश की पूजा आराधना और बुधवार के दिन गणपति मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें। यह गोचर अवधि आपके लिए और भी ज़्यादा सुखद रहेगी। प्रेम संबंधों से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाए, तो चूँकि यहाँ पर मंगल पंचम भाव में है और केतु की स्थिति है, तो यहाँ पर कुछ विशेष स्थिति नहीं नज़र आती है। हाँ, आपको सावधानी बरतने की सलाह इस गोचर अवधि में अवश्य दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, आपके करियर से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए। तो यहाँ पर आपके जो कार्यक्षेत्र के कारक ग्रह हैं, वह बृहस्पति, तथा यहाँ पर इस महीने जो स्थिति है, उसमें आपके लिए बृहस्पति अत्यंत शुभद है। इसलिए यहाँ पर आपको, यदि आप चूँकि बृहस्पति तृतीय भाव में जाकर के बैठे हैं, तो यह गोचर उन लोगों के लिए ज़्यादा शुभद रहेगा जो लोग स्थानांतरण चाहते हैं, क्योंकि तृतीय भाव जो है स्थानांतरण से संबंधित विषयों को दर्शाता है। अतः यदि आप कहीं प्रमोशन अथवा स्थानांतरण की प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे, तो यह बृहस्पति आपके लिए उत्तम परिणामों को देने वाला रहेगा। पुनः कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। कुछ नया तथा कुछ बेहतर इस गोचर अवधि में आप अपने कार्यक्षेत्र में करेंगे, जिससे कि आपके करियर वाइज़ जो स्थिति है, उसमें और भी ज़्यादा अनुकूलता आपको समझ में आएगी। अंत में आय तथा लाभ से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए, तो यहाँ पर आपके लाभ भावस्थ जो है शुक्र, आपके लाभ भाव में विद्यमान है। आपकी जो लाभेश है वह शनि है, जो कि 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं। अतः यहाँ पर आपके लिए आय में वृद्धि तो समझ में आती है, किंतु यहाँ पर कुछ आप धार्मिक कृत्यों में जो है धन का व्यय भी करेंगे, यह भी समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी आयेश है वह शनि है और वो 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं। अतः खर्च भी है, किंतु विशेषतः धर्म कर्म की ओर यह जो है खर्च विशेषतः समझ में आता है। शुक्र लाभ भावस्थ होकर के अत्यंत शुभद परिणाम देते हैं। यदि आप देखेंगे, तो यहाँ पर लाभ भावस्थ शुक्र का फल क्या है? अभयम अर्थ प्राप्ति है। अतः धन के मामले में और निडरता के मामले में, मतलब यहाँ पर व्यक्ति को यह निडर बनाता है। पुनः अर्थ प्राप्ति भी यहाँ पर लाभ भावस्थ शुक्र का फल है। अतः
उपरोक्त जो भी विषय हैं उनके आधार पर यह जो गोचर अवधि है, यह आपके लिए मध्यम परिणामों को ही दर्शाती है। अंत में यदि उपायों की चर्चा की जाए, तो आपको चाहिए कि मंगल के उपाय के तौर पर आप वटुभैरव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं एवं हनुमान चालीसा का प्रतिदिन दिन पाठ कर सकते हैं। विशेषतया शनिवार एवं मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें, नहीं तो हनुमान मंदिर जाकर के अथवा सप्ताह में किसी एक दिन हनुमान मंदिर जाकर के दर्शन करें। और दान के तौर पर यहाँ पर आप गुड़ का दान कर सकते हैं अथवा मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। यह सभी विषय जो हैं आपके लिए इस गोचर अवधि को और भी ज़्यादा सुखद बनाने में सहायक होंगे। वर्तमान के लिए इतना है, आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि किसी भी प्रकार से आपके व्यक्तिगत सुझाव हैं, तो वह कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।